हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। आज का जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है डेट इज़ ए डैनियल सेल। डैनियल सेल की जब बात करते हैं तो देखिए आप क्या होता है हमारा डैनियल सेल। तो बेसिकली क्या होता है, ये हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ये हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्या करेगा हमारा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इसकी हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप देखिए, ये हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड का बीकर है, इसमें एक इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। ये इलेक्ट्रोड हमारा क्या है, बोल रहे हैं अभी जिंक इलेक्ट्रोड है। जिंक इलेक्ट्रोड है, ठीक है जी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो यहाँ पे ले रहे हैं वो हमारा ZnSO4 है, हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पर जो हमारा जो राइट हैंड साइड में जो बीकर है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक कॉपर इलेक्ट्रोड को ले रहे हैं। ये हमारा क्या है, आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है, जिसको हमने प्लेस किया हुआ है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहे हैं वो हमारा क्या है जी, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। एक्चुअली में जब यहाँ पर हम ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है, ठीक है जी, इस सॉल्यूशन का प्रेशर क्या है, हमारा हाइयर है। यहाँ पर मेटल की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है, ठीक है जी, मेटल आयन प्रोड्यूस करने की। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का प्रेशर हाई है, तो ये मेटल से क्या करेगा, मेटल आयन को रिलीज़ कराएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर क्या आ जाएगा, ये मेटल आयन आ जाएगा। अब ये जो रोड होगी हमारी, ये रोड होगी क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे तो ये रोड हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। यानी यहाँ पर बोलें तो नेगेटिवली चार्ज रोड। अब इससे आयन निकल रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में ये रोड जब नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, तो जब इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी तो यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फिर ये रोड पुश करना स्टार्ट करेगी। तो हम एक वायर ले रहे हैं, कॉपर वायर, और यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। और ये आपका, ये देखिए, ये हमने क्या कर दिया, एक वोल्ट मीटर ले लिया, ठीक है जी। अब ये इलेक्ट्रॉन देखो इधर को जा रहे हैं, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इधर को जा रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये जो हमने लिया हुआ है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट को लिया हुआ है आपने, इसका जो सॉल्यूशन का जो कह सकते हो आप प्रेशर है, ये क्या हमारा लेस है। तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, सॉल्यूशन से आयन जो है, मेटल के जो आयन है वो क्या करेगा, इस रॉड को देगा, क्योंकि इसका प्रेशर क्या है, कम है सॉल्यूशन का। यहाँ पर इस रॉड की जो टेंडेंसी है वो क्या है हमारी, भाई रिड्यूस होने की है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे तो ये देखिए कॉपर 2+ हो गया सॉल्यूशन, और ये हो गया SO4 2 नेगेटिव। ये कॉपर 2 पॉजिटिव क्या आ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए आ रहा है इस रॉड पे। ये रॉड कैसी है, इस कॉपर आयन की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज है। आप बोलेंगे यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसको आप बोलते हो आप एनोड। ये रॉड हमारी पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ले रही है, रिडक्शन हो रही है, मतलब ये क्या हो गया हमारा, बोलेंगे तो कैथोड, ठीक है जी, कैथोड। अब आप देखिए, जब ये जिंक आयन यहाँ पर आएंगे तो इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा हमारा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो आगे जो पुश हो रहे थे, तो वो पुश होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो किसके साथ में अटैच होने लग गए, इस जिंक आयन के साथ में। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर इस पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इसके पॉजिटिव चार्ज को हमें फिर धीरे धीरे कम करने की ज़रूरत है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है हमारा स्मूथली होता रहे। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, न्यूट्रलिटी को सॉल्यूशन की मेंटेन करना चाहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखो, जब कॉपर 2+ इधर गया तो SO4 2 नेगेटिव आयन बच गया है सॉल्यूशन के अंदर। ये सॉल्यूशन आपका हाईली नेगेटिवली चार्ज हो गया है।
जब हाईली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो उस कंडीशन में कॉपर पॉजिटिव आयन जो उधर को जा रहा है तो वो जा नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो लेने का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, प्रॉपरली हो नहीं पाएगा, रिएक्शन कुछ समय बाद बंद हो जाएगी। तो यहाँ के सॉल्यूशन की भी बात करेंगे और यहाँ के भी सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो दोनों साइड में हमें न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने की ज़रूरत है। इसी के लिए हम यूज़ करते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है पता ही आपको, इट इज़ एन इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, इट इज़ एन इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब विच कंटेन्स कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इट इज़ एन इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, इसके अंदर क्या है हमारा, एक बोलेंगे तो हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है जी। इसके अंदर क्या है हमारा, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मेन काम क्या होता है सॉल्ट ब्रिज का, एक तो सर्किट को कंप्लीट करना बाय द माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है जी। दूसरा है सॉल्यूशन के न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखना, तो सर्किट को कंप्लीट करना और सॉल्यूशन के न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। अगर आपसे कोई बोलता है भाई सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन होता है, तो आप क्या बोलेंगे, सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय द माइग्रेशन ऑफ आयंस एज वेल एज इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस टेकन इन 2 हाफ सेल्स। अब यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज के अंदर हमने बात कर रहे हैं आपसे, तो ये क्या है जी, सॉल्ट ब्रिज है कंटेनिंग आप बोलोगे इनर्ट, कंटेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है जी। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे मान लीजिए हमने लिया हुआ है K2SO4 को लिया हुआ है। अब जब यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है, इस पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें नेगेटिव चार्ज की ज़रूरत है। तो आपका ये देखो K2SO4 का जो SO4 2 नेगेटिव आयन इस तरफ आ रहा है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी SO4 2 नेगेटिव, ठीक है जी, Zn2 पॉजिटिव के साथ में ये देखो दोनों आपस में मिलकर के क्या करेंगे, सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेंगे। अब यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर क्या है, SO4 2 नेगेटिव है, अब इसको हमें न्यूट्रलाइज करना है, नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन हो रहा है हमारा, तो पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत है। तो आपका सॉल्ट ब्रिज का क्या करेगा, K पॉजिटिव आयन इधर को आएगा, ठीक है जी, जो क्या करेगा, इस SO4 2 नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरीके से आप देख रहे हो कि भाई ये हम सेटअप कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं, तो आपकी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो किधर को होगी, अपोजिट होगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो ये देखो, ये वाली जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ क्या हो गया जी, करंट। और ये वाली डायरेक्शन किसकी है, आप बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। इसको हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट या सिंपल करंट भी बोल सकते हो आप। अब आप देखो, इस वाले जो बीकर को बोलते हो आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्या बोलते हैं जिसको हम, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल पे क्या होगा, बोलेंगे ऑक्सीडेशन होगी, यानी जो Zn है सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट कर रहा है आपका, भाई Zn2 पॉजिटिव आयन एक्वस फॉर्म में आपको दे रहा है सॉल्यूशन के अंदर। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यही इलेक्ट्रॉन हमारे आउटर सर्किट से मूव कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा, आप बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम रिडक्शन हाफ सेल है जी हमारा, ये क्या हमारा जी, रिडक्शन हाफ सेल है। यहाँ पर क्या होगी बोलेंगे तो सॉल्यूशन से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो है वो क्या हो रहा है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए ये आपका आ रहा है। तो आप देखिए इस रोड पे देखो, ये जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉपर सॉलिड में। तो धीरे धीरे इस रोड की थिकनेस क्या होगी, इस रोड की थिकनेस जो होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। इसका क्या होगा, वेट ऑफ रोड क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप बोलोगे वेट ऑफ, ठीक है जी, रोड जो है हमारी वो क्या होगा, बोलेंगे इंक्रीज होगा, ठीक है जी। और यहाँ पे जैसे जैसे जिंक आयन यहाँ पे इधर को आएंगे तो ये रोड का वेट क्या है, पहले से कम होगा जी। तो आपका बोलेंगे वेट ऑफ जो रोड है
वो क्या होगा बोलेंगे तो डिक्रीज होगा। ठीक है जी, वेट ऑफ रॉड क्या होगा यहाँ पे बोलेंगे तो डिक्रीज होगा। जैसे जैसे रिएक्शन होगी तो यहाँ पे इस रॉड एनोड की बात करेंगे, यानी कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है इसका वेट क्या होगा डिक्रीज होगा, और कॉपर वाले की बात करेंगे तो इसका वेट क्या होगा इंक्रीज होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आपको बोलते हैं कि जैसे कि अब आपका डैनियल सेल है, इस केस में बोल सकते हैं कि विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज या विच इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज, तो आप वहाँ पे बता सकते हो एनोड क्या है नेगेटिवली चार्ज है, कैथोड क्या है हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। उसके बाद आपसे ये भी बोल सकते हैं कि इन विच डायरेक्शन करंट फ्लोज, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी कैथोड टू एनोड, करंट की डायरेक्शन क्या होगी कैथोड टू एनोड। अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछते हैं आपसे तो एनोड टू कैथोड, यानी इस केस के हिसाब से देखा जाए तो जिंक टू कॉपर। साथ में आपसे बोलते हैं इंडिविजुअल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट ईच इलेक्ट्रोड, ये भी पूछते हैं आपसे इंडिविजुअल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट ईच इलेक्ट्रोड, तो आप एट एनोड दिखा देंगे ये वाली रिएक्शन, एट कैथोड दिखा देंगे ये वाली रिएक्शन। साथ साथ आपसे ये भी बोल सकते हैं कि भाई ओवरऑल रिएक्शन दिखाइए, आपको बोल सकते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन दिखाइए, ओवरऑल रिएक्शन दिखाइए आप। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी बोलेंगे तो हम देखिए दोनों रिएक्शंस को आपस में ऐड कर दो आप, तो आप जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ये हमारी क्या होगी इसकी ओवरऑल रिएक्शन होगी। अगर इनके इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी हो तो आप ईएमएफ भी निकाल सकते हो आप। अगर इनके इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल की वैल्यूज हमारे को गिवन हो तो आप उनके ईएमएफ को भी निकाल सकते हो आप। अब जैसे देखिए हमारे पास अगर मान लीजिए हमारे पास बोलते हैं भाई गिवन डेट है, गिवन डेट है ई नोट लगा दिया, मतलब क्या स्टैंडर्ड स्टेट है इसका मतलब। इससे पता चल जाता है हमारे को कि जो मोलर कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की क्या है हमारी वो 1 मोलर है, इलेक्ट्रोलाइट की टेम्परेचर हमारा 298 है और प्रेशर कितना है 1 atm है ई नोट। अब आपको दे रखा है Zn2 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू दे रहा है 0.76 वोल्ट, ठीक है जी, ये वैल्यू दे रखी है। और ई नोट की वैल्यू दे रखी है आपको बोल रहा है कॉपर 2 प्लस। अब आप देखो ये वैल्यू जो दे रखी है वो नेगेटिव में आपको दे रहा है 0.34 वोल्ट। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि फॉर्मूला आपका दो तरीके से बात करी थी मैंने आपसे, भाई E इक्वल टू में ई नोट आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नोट आपका हो गया रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है जी। और मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी कि जो आपका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है ई नोट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो वो होता है नेगेटिव ऑफ द ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है जी। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है जो इलेक्ट्रोड्स का जो सेटअप होता है जिसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हो, वहाँ पर सारी वैल्यूज़ आपको जैसे रिडक्शन की फॉर्म में दी होती हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम वैल्यूज़ को रिडक्शन की फॉर्म में लेके चलते हैं, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द 2 इलेक्ट्रोड्स, तो वो क्या कहलाता है हमारा ई का मतलब यहाँ पे ईएमएफ ऑफ सेल है, ई नॉट सेल। स्टैंडर्ड की बात चल रही है ना यहाँ पर हमारी। देखिए भाई अब अगर हम यहाँ पे बात करें, हम देखिए इधर देखिए ध्यान दीजिए आप, ये वैल्यूज दे रखी हैं आपको, इन वैल्यूज के बेस पर हम क्या कर सकते हैं इसका ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो मैंने ईएमएफ ऑफ सेल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया हुआ है, ई नॉट सेल इक्वल टू में ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है जी, ये फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने आपको। और मैंने बताया था कि जो पोटेंशियल्स को किस फॉर्म में लेना है, रिडक्शन के फॉर्म में। जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल। अगर इसको हम रिडक्शन की फॉर्म में लेके चलेंगे, यानी कि इस फॉर्म में लेके चलेंगे अगर हम Zn2 पॉजिटिव एंड Zn की फॉर्म में, रिडक्शन की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा बोलेंगे नेगेटिव
0.76 वोल्ट। ऐसे ही हम इस वाली वैल्यू को भी रिडक्शन के फॉर्म में लेंगे तो क्या हो जाएगा बोलेंगे तो कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर, और ये हो जाएगा हमारा क्या जी पॉजिटिव वैल्यू 0.34 वोल्ट। अब इनके वैल्यूज रखते हैं हम फॉर्मूले के हिसाब से। अब देखिए ई नॉट सेल की बात करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ई नॉट कैथोड, कैथोड मतलब रिडक्शन। रिडक्शन किसकी हुई है, आपने देखा था कॉपर की हुई थी, कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर, ठीक है, माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, जिंक की हुई है, तो जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है तो क्या हो गया Zn टू पॉजिटिव एन Zn। अब आप देखिए इनकी वैल्यू उठा के रखी है आपने तो क्या हो गया 0.34 माइनस माइनस का 0.76 यानी आपका हो गया 1.10 वोल्ट। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारा क्या निकल गया जी, ई नॉट सेल की वैल्यू निकल करके आ गई हमारे पास, ठीक है जी। तो आप कुछ भी निकाल सकते हो आप, जैसे ईएमएफ निकालने को बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट पूछते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछते हैं, इंडिविजुअल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट ईच इलेक्ट्रोड पूछते हैं, ओवरऑल रिएक्शन पूछते हैं, तो ये सारी बातें आप बता सकते हो आप। तो ये मैंने एक डैनियल से लेकर के आपको ये सारे एग्जांपल्स मैंने समझाया आपको, तो आपने ध्यान देना है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लेते हैं ई डिफरेंस बिटवीन द EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हमारे को डिफरेंस लेना है। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, EMF को आप सेल पोटेंशियल या फिर सेल वोल्टेज भी बोलते हैं जी। अगर हम EMF की बात करते हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी जी, पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो फर्स्ट पॉइंट में इसकी डेफिनेशन ही ले लेते हैं। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है जी, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। It is the potential difference between two electrodes when circuit is open, ठीक है जी, means no current is flowing in the circuit, ठीक है जी। अगर करंट फ्लो नहीं हो रही है सर्किट में, सर्किट हमारा कैसा है जी, ओपन है, तो उस टाइम में जो आप क्या लेंगे, इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल का जो डिफरेंस लेंगे वही क्या कहलाएगा, उसका EMF कहलाएगा जी। अब देखिए इसमें देखिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ठीक है जी ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स when circuit is closed, यानी कि it is the difference between the electrode potentials of two electrodes when circuit is closed। अगर क्लोज सर्किट है, करंट फ्लो हो रही है, उस टाइम में पोटेंशियल के डिफरेंस को लेंगे दो इलेक्ट्रोड्स के, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अगर सर्किट हमारा क्या है जी, ओपन है, करंट फ्लो नहीं हो रही है, उस टाइम में पोटेंशियल के डिफरेंस को नोट करेंगे टू इलेक्ट्रोड्स के, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा EMF कहलाएगा जी। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, यही आपकी क्या इनकी स्टेटमेंट्स है जी। अब देखिए सेकंड पॉइंट, इट इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। इसको हम पोटेंशियोमेट्रिक मेथड के थ्रू मेजर करते हैं जी। और इसमें बोले तो हम इट कैन बी मेजर्ड बाय सिंपली, ठीक है जी, वोल्टमीटर,
यानी एक वोल्ट मीटर लगा कर ही हम सिंपली हम क्या कर सकते हैं भाई, मेजर कर सकते हैं इसको जी, पोटेंशियल डिफरेंस को। अब देखिए इसमें क्या होता है, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड हम फॉलो करते हैं और एंड देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर लगा होता है जिसमें कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है, उस टाइम पे मेजरमेंट किया जाता है। और इसमें देखिए थर्ड पॉइंट लेते हैं हम, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट, ठीक है जी, कैन बी obtained from the cell, ठीक है जी। जो सेल से मैक्सिमम वोल्टेज हमारी जो ऑब्टेन की जा सकती है, ये वो वैल्यू होती है। तो आप बोलेंगे इट इज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है जी, इट इज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज डेट कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है जी, फ्रॉम द सेल। तो यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो जो मैक्सिमम वोल्टेज होती है जो ऑब्टेन होती है हमारी एक्चुअली में, उससे लेस मिलती है हमारे को। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लेस होगी और ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी हमारी, बोलेंगे तो हाई होगी। हाई वोल्टेज ऑब्टेन होती है जो कि हम ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी सेल से। तो ये आपके बेसिक डिफरेंस हो गए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। इस डिफरेंस के बाद ये भी एग्जाम में डिफरेंस कई बार आ जाता है, तो आपको नॉलेज में होना चाहिए कि बेसिकली हमारा क्या है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या डिफरेंस हम बता सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर हम आपसे बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, देखिए तो एक्चुअली में सीरीज का मतलब यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल का, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, it is an arrangement of electrodes in order of their increasing or decreasing reduction potentials with respect standard hydrogen electrode, whose electrode potential is ठीक है जी, taken as 0, ठीक है जी। ए सीरीज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसी सीरीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें क्या है, हम अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के बेस पे रखते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। तो आपके पास हाइड्रोजन का अपना पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का 0 होता है। अब किसी बुक में आपको क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू दिखाई देगी वहाँ पे, और कहीं कहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो किसी भी ऑर्डर में आप उन्हें प्लेस कर सकते हो इलेक्ट्रोड्स को।
तो जो अरेंजमेंट आएगा उसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं भाई, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। ये तो बात होगी कि आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, अब ये देखना है आपने। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। देखिए आप, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है इसकी, ज़रा देखते हैं हम। तो फर्स्ट है हमारी टू कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। जैसे हमारे पास कोई मेटल रॉड दे रखी है या इलेक्ट्रोड दे रखा है या कोई मेटल दे रखा है, आपको ये बताना हो कि भाई किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर या किसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होती है, ये चीज़ आपको बतानी हो तो आप कैसे बता सकते हो। आप देखिए, अगर इलेक्ट्रोड्स का सेटअप हो रखा है, हमारे पास सीरीज हमारे पास में प्रेजेंट है, तो हमारे को सभी की वैल्यूज वहाँ पे पता होती है, इलेक्ट्रोड्स की भी किसकी क्या वैल्यू होती है आपकी पोटेंशियल की। अब आप देखिए, अब उस वैल्यू के बेस पर हम इजीली जज कर सकते हैं कि भाई किसके कौन वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग, और कौन आपका वहाँ पे क्या होगा जी, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जी। आप इजीली बता सकते हो। आप देखिए, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी मेटल, ठीक है, स्ट्रॉन्गर विल बी, ठीक है जी, स्ट्रॉन्गर विल बी इट्स, आप बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है जी, वाइल लोअर विल बी द रिडक्शन पोटेंशियल देन, ठीक है जी, वीकर इज द, ठीक है जी, वीकर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है जी। एक्चुअली में क्या होता है, देखिए, अगर आपसे बोलते हैं कि भाई कोई मेटल दिया हुआ है, मेटल के केस में आपको वहाँ पे उनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है, और आपको ये बताना हो कि भाई कौन सा वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होगा या कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होगा, ये बताना हो हमारे को। तो अभी जैसे हमने एग्जांपल लिए थे, रफली आपसे बात कर लेते हैं। अभी आपने देखा था ई नोट की बात करते हैं, आपको दिया हुआ है Zn 2 पॉजिटिव है, Zn इसकी वैल्यू दे रखी है नेगेटिव में 0.76 वोल्ट, और आपको बोल रहे हैं ई नोट की वैल्यू कॉपर 2 पॉजिटिव एंड कॉपर, इसकी वैल्यू आपको पता है कि 0.34 वोल्ट है, पॉजिटिव वैल्यू है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि भाई ये जिंक इलेक्ट्रोड है, इसके पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर ये क्या हमारा ये जिंक इलेक्ट्रोड है, उसके पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। ये आपके पास क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, उसके पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। आपको बोल रहे हैं इन दोनों में बताना है आपको भी कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, बोलो, जो आसानी से अपनी रिडक्शन करा दे, अब देखिए, और मैंने आपको बताया कि जितनी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है तो अपने आप में उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे कॉपर की बात करते हैं तो ये क्या हो गया आपका, आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, क्योंकि इसकी रिडक्शन कराने की टेंडेंसी क्या हाई है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है हमारी ग्रेटर है, दूसरे वाले से कंपेयर कर रहे हैं। तो अब जिंक क्या है, जिंक क्या कराएगा अपनी बोलेंगे तो बोलिए ऑक्सीडेशन कराएगा। ऑक्सीडेशन मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपका जिंक इलेक्ट्रोड क्या होगा, अपने आप में बोलेंगे ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी आपको कि भाई अगर उनके पोटेंशियल की वैल्यू पता है हमारे को, तो जिसकी वैल्यू आपको ग्रेटर नज़र आएगी तो अपने आप में क्या होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसकी वैल्यू आपको लेस नज़र आएगी वो अपने आप में कैसा होगा जी रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है जी, तो आई थिंक सो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा सभी को। फर्स्ट एप्लीकेशन होगी हमारी ये किसके केस में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के केस में, जिसमें हम कंपेयर कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर को और उनकी रिड्यूसिंग पावर को। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सेकंड एप्लीकेशन की, आपकी सेकंड एप्लीकेशन जिसमें आपसे मैं बात करने वाला हूँ टू कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, टू कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अब मेटल कौन से, मेटल की रिएक्टिविटी किसके बेस पे बताई जाती है भाई, उनकी टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन के बेस पर, तो कितनी आसानी से वो कैटायन बना ले रहे हैं, कितनी आसानी से वो अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया अभी फर्स्ट एप्लीकेशन में जिनके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, जिनके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है तो वो अपने आप में क्या होते हैं बोलेंगे तो हम रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और वहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होता है उनका लोअर होता है। यानी अगर हम यहाँ पर कंपेयर करने की बात कर रहे हैं तो आप बोल सकते हो लेसर इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है जी, लेसर इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी मेटल देन it will be more reactive। तो वो क्या होगा अपने आप में ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब जैसे देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव में 2.37 वोल्ट होती है पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है जी, अगर आपसे बात करते हैं तो ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की वैल्यू नेगेटिव में 1.66 वोल्ट होती है। ठीक है जी, आप जैसे देख रहे हो आप ये क्या हमारा भाई जिंक है, जिंक की वैल्यू आप देख रहे हो नेगेटिव में 0.76 वोल्ट होती है। अगर यहाँ पर हम आयरन की बात करते हैं, Fe की बात करते हैं तो नेगेटिव में 0.44 वोल्ट होती है। ठीक है जी, तो अगर हम यहाँ पर कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर की वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट, और अगर हम Ag की बात करते हैं तो 0.80 वोल्ट होती है। तो आप देख रहे हो भाई इधर को आ रहे हैं तो वैल्यू क्या है, देखो आपकी लेस होती जा रही है। तो यानी कि अगर हम बोलें कि भाई इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका मैग्नीशियम है, सबसे कम रिएक्टिव यहाँ पे क्या है आपका सिल्वर है। तो आप इस तरीके से आप उनकी वैल्यूज़ के बेस पर आप उनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर कर सकते हो, अगर कोई मेटल आपके पास में गिवन है तो उस कंडीशन में। ठीक है जी, तो ये तो बात होगी भाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल को कंपेयर करना। थर्ड बात करते हैं भाई कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। आप किसी भी सेल के ईएमएफ को निकालना चाहते हो, अगर आपसे हम ईएमएफ कैलकुलेट करने की बात करते हैं देखिए, तो आप आसानी से ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हो। आप कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आपके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रोड्स होंगे। अगर वो इलेक्ट्रोड्स हैं वहाँ पर सारे गिवन है तो वहाँ पर उनकी वैल्यूज़ भी हमारे को पता है। तो जिसकी बड़ी वैल्यू होगी, जो ग्रेटर वैल्यू होगी, वो तो हो जाएगा कैथोड, यानी उसकी रिडक्शन होगी, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेस होगी उसे क्या बोलेंगे, वो एनोड का काम करेगा और उसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो आप अगर ईएमएफ ऑफ सेल निकालने की बात करते हैं, ई सेल निकालने की बात करते हैं, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आप कैसे जी, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड वाला फॉर्मूला लगा करके।
ठीक है जी। तो आप इजीली बता सकते हो भी किसकी ऑक्सीडेशन होने वाली है वहाँ पे और किसके रिडक्शन होने वाली है। जैसे एग्जांपल को ले लेते हैं इस केस में हम, जैसे ई नॉट की वैल्यू दे रखी है आपको, देखो कॉपर 2 पॉजिटिव एंड कॉपर के लिए आपको 0.34 वोल्ट, और दूसरा आपको दे रखी है वैल्यू यहाँ पर इन्होंने एजी पॉजिटिव एंड एजी के लिए 0.80 वोल्ट, और आपको बोलते हैं कि अब आप इसमें ईएमएफ ऑफ सेल निकाल के बताइए, ई नॉट सेल निकाल करके बताइए आप। तो आपको क्या दिक्कत है, आसानी से निकाल सकते हो आप ई नॉट सेल। अब हमें पता है कि भाई आपका क्या है, इधर देखिए कैथोड किसे लेके चलेंगे भाई, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई हो, यानी एजी वाले की बात करनी है हमारे को, ई नॉट एजी पॉजिटिव एंड एजी। और एनोड किसको लेके चलेंगे भी, एनोड किसको लेके चलेंगे जिसकी वैल्यू क्या हो, लेस हो। तो आपका कॉपर है, ये देखिए आप, तो क्या दिक्कत है, आप आसानी से निकाल सकते हो आप। तो यानी आपको क्या करना है, बस केवल 0.80 में से माइनस कर देना है 0.34, ठीक है जी, 0.34। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी बोलेंगे तो हम 0.46 वोल्ट हो जाएगी। तो आप इस तरीके से आप ई नॉट की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, अगर कहीं पर भी आपको ईएमएफ कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये हमारी हो गई इसकी थर्ड एप्लीकेशन, जिसमें हमने ईएमएफ को निकालने की बात करी आपसे। अब मैं आपको फोर्थ एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको ये देखना है, फोर्थ देखिए, टू प्रिडिक्ट द reactivity of metal, to predict the reactivity of a metal with acid to liberate H2 गैस। ठीक है जी, H2 गैस आपको बोल रहे हैं कि आपको ये बताना है कि भाई कि अगर कोई मेटल है हमारा, अगर वो किसी एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो वो हाइड्रोजन गैस देगा या नहीं देगा। तो एक्चुअली में देखिए, मैं आपको यहाँ पे हिंट आउट कर रहा हूँ आपके पास में, इफ वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल is lesser than hydrogen electrode potential, then H2 gas will be evolved, otherwise not। बस सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखो आप, अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आप जिस मेटल की बात कर रहे हो, आपको जो मेटल दिया हुआ है जिसको आपने एसिड के साथ में रिएक्ट कराना है, अगर आपके पास हाइड्रोजन के पोटेंशियल से उस मेटल के पोटेंशियल की वैल्यू अगर वहाँ पर उसकी क्या होगी, लेस होगी, तब तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इस बात को चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए Zn है, अब आपको बोल रहे हैं H2SO4 है, ये आपका ZnSO4 बनाएगा या नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि देखो ई नॉट की वैल्यू Zn2 पॉजिटिव एंड Zn के लिए कितनी होती है, नेगेटिव में 0.76 वोल्ट होती है, और हाइड्रोजन का अपना पोटेंशियल कितना होता है बोलेंगे तो भाई 0 वोल्ट होता है, आपको मालूम है। अब आप देखो ये वैल्यू क्या हो रही है, लेस हो रही है, ये वैल्यू क्या हो रही है, लेस हो रही है, इसलिए आप बोलेंगे कि यहाँ पर ये रिएक्शन आपकी राइट है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस हमें मिल जाएगी। लेकिन अगर यही चीज़ मैं बात करता हूँ कॉपर के साथ, कॉपर है और H2SO4 है, और ये क्या बना रहा है, CuSO4 बना रहा है और H2 गैस दिखा रहे हैं हम। अब यहाँ पर चेक करेंगे तो ई नॉट की वैल्यू जो है आपको पता है, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड कॉपर के लिए 0.34 वोल्ट है हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, और हाइड्रोजन की तो आपको ऊपर मैंने दे ही रखी है, H पॉजिटिव एंड H2 की क्या है भाई 0 वोल्ट है। अब ये वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, देख लो आप इससे, तो इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी।
आप आसानी से जज कर सकते हो कि भाई आपका कोई रिएक्शन वहाँ पे होगी मेटल की या नहीं होगी एसिड के साथ। तो आपको क्लियर हो जाती है बात कि हाइड्रोजन गैस किस केस में हमारे को मिल जाएगी और किस केस में नहीं मिलेगी जी। तो आपका इसी के साथ ये पॉइंट भी आपके लिए क्लियर हो गया कि अगर आपको बताना हो कि भाई मेटल अगर एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है और कौन सा मेटल है आपका हाइड्रोजन गैस हमारे को देगा और कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन गैस हमें नहीं देगा जी। ठीक है जी, तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था हमारा ये भी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट एप्लीकेशन है हमारी टू प्रिडिक्ट द spontaneity ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन। आपको ये बताना है कि भाई कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन आपको जो दे रखी है वो हमारी अपने आप हो जाएगी या नहीं होगी, रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो इसके लिए भी बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है। देखिए इफ़ EMF कैलकुलेटेड comes out to be positive, then reaction will be spontaneous। यानी आप EMF निकाल लो कैथोड माइनस एनोड से, अगर वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आ रही है तो आप बोलेंगे रिएक्शन आपके स्पॉन्टेनियस है, यानी कि टेक प्लेस करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आसानी से। ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड इफ EMF कैलकुलेटेड कम्स आउट टू बी, आप बोलोगे नेगेटिव, देन रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है जी। एंड इफ इट इज जीरो, अगर मान लो जीरो आ गई है तो इफ इट इज जीरो देन रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम। तब आपकी रिएक्शन कैसी होगी बोलेंगे तो हम भाई इक्विलिब्रियम में होगी। तो आई थिंक सो इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि भाई रिएक्शन कब आपकी स्पॉन्टेनियस होगी, कब आपकी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। तो आप ये वाली बात आप बता सकते हो आप इजीली। ठीक है जी, तो नोट डाउन कर लीजिए अब आप।